तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है वो हम जानते हैं। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही बातें यहाँ पे यूज होने वाली हैं। पोटेंशियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड नंबर 10 में, वहां पे आपने V = IR ये इक्वेशन देखा था। उसमें जो V था ये पोटेंशियल है, ठीक है। और एक और इक्वेशन आपने देखा था W/Q, उसमें जो ये V है वो भी पोटेंशियल है। तो यानी ये पोटेंशियल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों, पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब है जो भी आप इलेक्ट्रिक चीज देखते हो जो घूमती है या आगे जाती है, यानी घूमती हुई आगे जाती है, यानी बस अभी आप घूमती हुई याद रखें, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। घूमती हुई चीजें हमने देखी है, जैसे कि फैन के अंदर आपने एक बात देखी होगी, एक सिलिंड्रिकल व्हाइट कलर का एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है। अगर आप ध्यान से फैन के अंदर देखो तो ऊपर ये लगा हुआ होता है। सिमिलरली पानी वाली जो मोटर होती है उसमें भी आपने देखा होगा एक सिलिंड्रिकल सफेद कलर का कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट अगर आपने पंखा जो है वो स्टार्ट किया 5 पे, उसकी स्पीड रखी मान लो 5, तो ये डायरेक्ट 5 पे नहीं जाएगा, वो 0 से 1 2 3 4 फिर 5 पे पहुंचे, यानी धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी। पर आपने तो जो स्विच ऑन करके उसको वोल्टेज और करंट सप्लाई किया है वो तो कितने स्पीड का किया है 5, तो डायरेक्ट 5 पे नहीं जाएगा। अगर बीच में ये कैपेसिटर ना लगा हो तो डायरेक्ट 5 का उसको एनर्जी मिलेगा और वो डैमेज हो जाएगा फैन। बट कैपेसिटर क्या करता है वो 5 की स्पीड की पोटेंशियल लेता है और धीरे धीरे फैन को वो प्रोवाइड करता है, जिससे फैन 0 1 2 3 4 और फिर 5 तक पहुंचता है। इसीलिए उसको कैपेसिटर बोलते हैं, जो चार्ज स्टोरेज का काम करता है और उसकी वैल्यू मेजर की जाती है कैपेसिटेंस में, ठीक है। समझ में आया? ये बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों, ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इसको स्टार्ट करेंगे और फिर आराम से समझेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, एकदम सरल बात है। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कहां से आया, कैसे समझेंगे, ये बताता हूं। बिल्कुल सरल तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो बात समझते हैं। अब इसको किस तरह से समझना है बेटा, ये देखो कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज ले लो +Q, उसने अपना एरिया बनाया होगा बेटा। हाँ, हर चार्ज अपना फील्ड बनाएगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लो इसका एरिया है, फील्ड है इसकी बहुत दूर तक है। अब हम इस फील्ड में एक पॉइंट मान लेते बेटा यहाँ पे, जिसकी पोजीशन r वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन मान लो, इसको क्यों चार्ज कहां पे, ओरिजिन पे, P पॉइंट पे हमें इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q +1 ये लेके आना है। ये Q चार्ज रखो, Q चार्ज उसकी वैल्यू पोटेंशियल 1 लेंगे हम लोग, अभी समझेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये समझो डेफिनेशन। वर्क required to be done, वर्क करना पड़ेगा, to be done, work required to be done in bringing unit positive charge यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट से कहां लाना है, गिवन पॉइंट। मान लो हमने P पॉइंट तक लाना है, तो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट
against the field, electric field is called electrostatic potential of that point. उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसे बोला जाएगा। बोलो समझ में आया बेटा? हाँ के मैसेज करो। यस क्लियरली दिख रहा है। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P in the electric field against the field is called electrostatic potential of that point or at that point, ये भी बोल सकते हो। क्रिस्टल क्लियर है? यस बिल्कुल, at that point और of that point। समझ में आया? अब इसका सिंपल तरीका बताता हूं आपको। देखो, अगर क्लास में एक टीचर खड़े हैं और वो टीचर खड़े हैं तो उन टीचर ने अपनी एक फील्ड बनाई हुई है। अगर आपको उस फील्ड में कहीं जाके बैठना है तो यू हैव टू वर्क एंड दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पोजीशन और दैट पॉइंट। समझ में आ गया? यस और नो? बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका। यस समझ में आया? हाँ के ना मैसेज कर दो बेटा छोटा सा। यानी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका इक्वेशन डिराइव करने वाले। बिल्कुल बढ़िया। यस बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब अभी इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। देखो, अब कुछ बातें हमें डिसाइड करनी है। देखो मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। ठीक है, एक बात समझा रहा हूं। हम लोग इस जो चार्ज को लेके आने वाले हैं इसको विद कांस्टेंट वेलोसिटी लेके आने वाले। कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको ऐसे लेके आ रहे हैं तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स Fe इज इक्वल टू QE। हाँ के नाम Fe इज इक्वल टू QE। पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? Q इंटू E। या पढ़े हो? और यही फोर्स आप इस तरह से भी लिख सकते हो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से कि Q1 Q2 अपॉन R²। ये दोनों एक ही बात है। अब मेरे बच्चों एक और बात आपको समझनी रहेगी। अगर आपको इस चार्ज को P पॉइंट पे लाना है तो आपको ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऑपोजिट में वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाएंगे हम लोग F एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। हम लोग कौन सा फोर्स लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? यस और नो? हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग रिसेस के दौरान बाहर हो, रिसेस खत्म हो जाती है। किसी का माइक ऑन है यार? किसका माइक ऑन है? म्यूट रखो यार लाइव क्लास में अपना माइक। बिल्कुल ठीक है, म्यूट रखो। चलो सही है। तो भाई F एक्सटर्नल कितना होगा ये भी एक बात है। देखो ध्यान से समझो। इफ यू वांट टू ब्रिंग Q चार्ज with constant velocity, if V velocity is constant, then F external is equal to minus Fe. Reason, total force
is 0 for velocity to be constant. If you want to make constant velocity, if you want to bring that charge q with constant velocity, then what we have to do? We have to apply total force, or the total force on the charge q must be 0. If you say that velocity is constant, that means acceleration, which is rate of change of velocity, so that if velocity is constant, it is not changing, then we can say acceleration is 0. And if acceleration is 0, then we can say total force is also 0. तो इस चार्ज में टोटल फोर्स 0 करना है, तो Fe तो लग ही रहा है ड्यू टू चार्जेस, तो F एक्सटर्नल उसके जितना ही उसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया बेटा? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो, मैसेज करो यस। इस कंसेप्ट से हमें F एक्सटर्नल मिल जाएगा। इस कंसेप्ट से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? F एक्सटर्नल मिल जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आप लगा रहे हो तो F एक्सटर्नल आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। हाँ, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट एनी एक्सेलरेशन, अगर हम उस चार्ज को लेके आना चाहते हैं तो Fe तो इधर लग रहा है और उसको हम लेके आ रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमें F एक्सटर्नल इधर लगाना पड़ेगा। अब F एक्सटर्नल बढ़ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर F एक्सटर्नल घट गया तो Fe बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ पाएगा। क्लियर है? हाँ के ना? बिल्कुल, कोई डाउट? ओके बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो गया, ऐसा मैसेज आ गया है बिल्कुल। तो ये आपको समझ में आ गया। इफ यू वांट टू मेक velocity constant, if you want to make velocity constant, then F external is equals to minus Fe। ठीक है? अब देखो, work required to be done in bringing a unit positive charge from infinite to given point। तो हम लोग सबसे पहले वही फाइंड करते हैं, work done in bringing Q from infinite to P, W infinite to P। समझ में आया? हम लोग infinite से P तक एक वर्क कर रहे हैं, infinite to P। ठीक है? अब ये वर्क होगा, वर्क का इक्वेशन आपको पता है, चलो बताओ, मैसेज करो फटाफट। वर्क का इक्वेशन क्या होता है? चैप्टर नंबर 6 स्टैंडर्ड नंबर 11, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्क? वर्क का इक्वेशन क्या होता है बेटा? मैसेज करो, F डॉट D, राइट आंसर F डॉट D, सही है, F डॉट D, यस बिल्कुल। दूसरा एक और इक्वेशन होता है इंटीग्रेशन F डॉट dr। ये है कांस्टेंट फोर्स और ये है वेरिएबल फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स का इक्वेशन, ये वेरिएबल फोर्स के लिए इक्वेशन है। यहां पे कौन सा लगेगा बताओ, फर्स्ट या सेकंड? मैसेज फास्ट सोचो, यहां पे कौन सा लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट एक आंसर आया, फर्स्ट 2 आंसर आए, फर्स्ट 3 आंसर आए, सेकंड एक आंसर आया, सेकंड 2 आंसर, सेकंड 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 सेकंड। यस, कई बच्चे सेकंड बोल रहे, कई फर्स्ट बोल रहे हैं। अच्छा, कौन सा लगाना है उसके पहले आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे आप इधर आ रहे हो वैसे दोनों चार्ज के बीच की दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही। जैसे आप नजदीक आओगे तो दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो फोर्स जो है हमारा यहाँ पे कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वो है जो R पे डिपेंड करता है। तो फोर्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? अगर R कम होगा तो आपको पता है फोर्स क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। समझ में आया?
अब फोर्स इंक्रीज हो गया यानी वेरी हो गया, तो वेरिएबल फोर्स वाला इक्वेशन लगेगा, तो हम लोग ये इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट dr और लिमिट रहेगी बेटा इनफाइनाइट टू p, इनफाइनाइट से p की ओर ला रहे हैं। बोलो क्लियर, आपको समझ में आ गया? तो मैंने आपको डिटेलिंग करवा दी है जो कौन सा इक्वेशन कैसे लगने वाला है। चलो आगे बात करते हैं मेरे बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी बढ़िया और एकदम सिंपल। एक बात आपको समझ में ऊपर आ चुकी है कि एफ एक्सटर्नल जो है वो माइनस एफ ही होता है, वो माइनस एफ ही होता है। अब एफ की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है कितनी है बच्चों, क्यू ई। तो यहाँ पे माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू ई। आप लिख सकते हो क्या, माइनस क्यू इंटू ई। डन। तो एफ एक्सटर्नल की जगह आप लिखोगे माइनस क्यू ई, और उसमें जो माइनस क्यू है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रेशन से बाहर मैं लिख रहा हूं माइनस क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर। क्या बच्चों समझ में आ गया? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, जो आईएमपी रहेगा, जो आपको याद रखना है। पर तरीका एकदम सिंपल है, क्योंकि वेरिएबल वर्क का इक्वेशन है एफ एक्सटर्नल डॉट dr और एफ एक्सटर्नल है माइनस क्यू इंटू ई। आपका आंसर आएगा माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये याद रखने का तरीका हो गया, याद रखो इसको, याद रखो माइनस क्यू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये याद रखना है आपको सभी को। क्लियर है ना? माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ जाते हैं बेटा, ध्यान से देखो। कदम हम हमारे आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते देखो कहाँ जा रहे हैं। देखो W इनफाइनाइट टू P माइनस क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P ई डॉट डी आर। अब ये वर्क आपने कर लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P। अब पोटेंशियल डिनोट करते हैं V से, और P की बात करेंगे तो V एट P लिख दिया मैंने। According to the definition, what you can write from this definition, work required to be done in bringing a unit positive charge। यानी अगर यूनिट लिखा है पर यूनिट चार्ज ऐसा लिखा है, तो आपने पढ़ा है ये वाला इक्वेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम नीचे जाएगा। बट इसी तरह से यहाँ पे वर्क पर यूनिट चार्ज है तो वर्क ऊपर आएगा, चार्ज नीचे जाएगा, इनफाइनाइट टू P। बोलो हाँ के ना बेटा? समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो। वर्क पर यूनिट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव इज फॉर द रेफरेंस, भाई हाँ पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, रेफरेंस लेते हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ रेफरेंस लेते हैं। ओके। अब इसमें W अपॉन Q, W का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, उसमें Q से डिवाइड करना है, तो Q तो मर जाएगा भाई, तो बचेगा क्या बेटा, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम इनफाइनाइट टू P। क्या बेटा आया समझ में? ये भी आपका एक आईएमपी इक्वेशन जो इसी से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले में से सिर्फ स्मॉल q निकाल दो, आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो जल्दी जल्दी जल्दी। आ गया? यस बिल्कुल। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अनदर पॉइंट R। इसी में कहीं पे दूसरा पॉइंट अगर आप ले लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर r डैश है और उसका नाम है R। अब यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप लिखोगे VR। क्या लिखोगे बच्चों? VR W इनफाइनाइट टू R अपॉन Q, और सॉल्व करेंगे तो माइनस E डॉट dr वही बनने वाला है, इनफाइनाइट टू R हो जाएगा। क्या समझ में आया?
एक और पॉइंट आर का पोटेंशियल आपने लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट ले लीजिए, आर के बाद टी, कोई भी Vp लिखना है तो W इनफाइनाइट टू T अपॉन Q। समझ में आया? अब क्या करना है, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू T E डॉट dr। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, फिर P की जगह और कोई पॉइंट हो, x, V एट x, कोई भी पॉइंट नाम दे देते V एट x, तो W इनफाइनाइट से x अपॉन Q माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू x E डॉट dr। क्या बच्चों, पोटेंशियल का ये इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं ना, क्लियर है? हाँ, समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस, तरीका सर का मैंने जो आपको तरीका बताया वो आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सरल तरीका है, इजी है, एकदम इजी है। ठीक बेटा, ओके। अब बात करते हैं आगे थोड़ी सी और आगे इसका यूनिट वगैरह बनाते, फिर इसकी इंपॉर्टेंट एक दो बात करेंगे। यूनिट बनाते हैं, यूनिट क्या रहेगा, ये देख, यूनिट क्या रहेगा, फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ के आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों इक्वेशन आप देखो तो W अपॉन Q, वोल्टेज, इसको पोटेंशियल या वोल्टेज में बोला तो पोटेंशियल की बात करते हैं। इक्वेशन बनता है W अपॉन चार्ज। W का यूनिट होता है बेटा जूल और चार्ज का होता है कूलम, जूल अपॉन कूलम। ठीक है, जूल अपॉन कूलम, सही है ना? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब एक और है इसका यूनिट, जूल का मतलब आप लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन कूलम। ये हो गया, दो यूनिट मैंने आपको एसआई में बना दिए, जूल पर कूलम, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। अब एक और होता है साइंटिस्ट के नाम पे, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वोल्टा सेल हमने पढ़ा हुआ है, वो सेल रिसर्च किया था, उनकी याद में इसको वोल्ट भी बोला जाता है, कैपिटल V इज द सिंबल। समझ में आया? अब यहाँ एक बात ये हो जाएगी कि इस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल भी V है और इसका जो कॉमन यूनिट यूज होता है उसका सिंबल भी V है। तो इसका तरीका ये रहता है बचने का, मान लो आपने लिखा V = 5 वॉट, ऐसा यानी वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो इसका एक तरीका ये रहता है बच्चों, आप सिंपली ऐसे लिखो स्मॉल में, तो आपको अच्छा लगे ठीक है, बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको आप CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हो। CGS के लिए आपको यहाँ पे जूल का अर्ग और कूलम का स्टेट कूलम करना है। जूल का अर्ग और कूलम का स्टेट कूलम, ये दोनों मैंने चलाए हुए हैं, आप कन्वर्ट करके इसको देख सकते हैं, बाकी इसमें कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। उसके बाद हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की ओर चलते हैं। वोल्ट आपको याद रखना ही है बेटा, यस, वोल्ट आपको याद रखना ही है, क्लियर है ना? वोल्ट याद रखना है, न्यूटन मीटर पर कूलम याद रखना नहीं है क्योंकि वो आपको आ जाएगा, पर वोल्ट आपको जरूर से याद रखना है। ठीक है, चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, तो W अपॉन Q है, तो W का जान लीजिए और Q का जान लीजिए, बात खत्म है। अब वर्क यानी आपको आना चाहिए, जूल का क्या होता है, MLT याद करो, 12 - 2, शॉर्टकट था 12 - 2, और कूलम का A1 T1, Q = IT, I एम्पियर, T टाइम, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो आंसर क्या मिलेगा वोल्ट का, MLT N1 L2 T, ये -2, ये ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा -3, ये 1 है ऊपर आएगा -1, तो ये MLT हो जाएगा
शॉर्टकट में इसको याद रखिए। 11th में भी मैंने आपको बताया 12 माइनस 31। 11th का जब चैप्टर चला था, चैप्टर 2, तब भी हमने ये लिखा था 12 माइनस 31। और रेजिस्टेंस का होता है बच्चों 12 माइनस 32। रेजिस्टेंस का होता है 12 माइनस 32, इसका होता है 12 माइनस 31। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कर लेते हैं, ये स्केलर है या वेक्टर, बताइए। इसका जो इक्वेशन आपने अभी तैयार किया है, इससे बताइए ये स्केलर है या वेक्टर। मैसेज करिए और आप सोचो कि ये स्केलर है ये या वेक्टर है। इन दो इक्वेशन से आप पता कर सकते हो, और इससे तो एकदम लल्लू लॉजिक है। बताइए पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर। निसर्ग का, देव का, दोनों का अलग अलग आंसर है। प्रिंस का भी अलग आ गया। स्केलर या वेक्टर। मुस्कान, खुशी, वेक्टर, सब लोग ज्यादातर वेक्टर बोलते हैं। यानी वी फॉर वेक्टर, एरो है, एरो कहाँ है। स्नेहा वेक्टर, निसर्ग अकेला बोल रहा है, और मीत शाह दो मिलके बोल रहे हैं इसको स्केलर। और ज्यादातर बच्चे के भी मैसेज आ रहे हैं स्केलर वेक्टर, बहुत मैसेज आ रहे हैं। बट तरीका मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को स्केलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि दो चीजों का, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट आप कर रहे हो, दो वेक्टर का आप ऐसा मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट कर रहे हो जिसका आंसर स्केलर आता है, इसीलिए उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। आगे ना, यस, समझ में आया बेटा। मीत पटेल, यस, हाँ समझ में आ गया, यस। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो आंसर स्केलर आएगा, इसलिए तो उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो पोटेंशियल बच्चों की ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हमने पोटेंशियल के बारे में जो बातें थी, इक्वेशन थी, वो हमने क्लियर कर ली। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये जो मैं स्टार कर रहा हूँ, ये जो स्टार कर रहा हूँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और ये काम लगने वाले हैं। ये याद रखिए, चाहे ये याद रखिए, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। पोटेंशियल लिखना है तो वर्क में से चार्ज हटा लेना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट लो बच्चों फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, इधर देखिए, इसको हटा देते हैं हमको डेफिनेशन, ठीक है, ये भी हम हटा देते हैं। हमें वीपी का और वी आर दोनों का काम। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि भाई ये जो दो पोटेंशियल का इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, बाकी सब हटा देता हूं मैं आपको, यानी फोकस इन दो इक्वेशन पे करने। तो ये जो दो पोटेंशियल के इक्वेशन हमने लिखे हुए हैं, ये इनफाइनाइट से P, इनफाइनाइट से R, इनफाइनाइट टू द पॉइंट, यानी इनफाइनाइट से P, इनफाइनाइट से R, उसके लिए लिखे हुए हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इनफाइनाइट से R और इनफाइनाइट से P, तो इनफाइनाइट जाने वाला कौन है? इनफाइनाइट क्या डिफाइंड है ना? नॉट डिफाइंड। तो इनफाइनाइट जाने वाला कोई है ही नहीं। तो इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में जो चीज आप मेजर करो, क्या उसकी कोई वैल्यू रहती है? नहीं, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रहता है। इसीलिए नोट समझिए ध्यान से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल is not so important or not important. Relative value is important. ये एक नोट बन गया। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब
हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इनफाइनाइट की रिस्पेक्ट में उसका कोई वैल्यू, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो इंपॉर्टेंस किसका है? इस पंखे का है जो इतना बढ़िया आवाज कर रहा है। चलो पंखा बंद करना पड़ रहा है बेटा, बहुत जबरदस्त आवाज का। रोटेशनल मोशन, धीरे धीरे इसकी स्पीड घट रही है क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने बटन बंद कर दिया, ये भी हम जानेंगे। आइए, पर अभी ये जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इट्स रिलेटिव वैल्यू, और रिलेटिव वैल्यू को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। आप 10th में भी पढ़े थे ना, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एक क्लास है, उसमें कई बच्चे होते हैं, तो किसी के मार्क इतने आए, किसी के इतने आए, तो विथ रिस्पेक्ट टू दी अनदर पर्सन। हाँ, पर ये जो एब्सोल्यूट वाली बात है ये कैसे हो गई? हमारे जमाने में, वो बीड़े वाली बात, हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था, बीड़े वाली बात। तो बीड़े वाली बात आप देखते हो सीरियल में कोई सुनता नहीं है। जैसे वो बोलते हमारे जमाने में, तो सब लोग ये कहा हमारे जमाने में, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, रिलेटिव वैल्यू एट दैट टाइम। अभी क्या हो रहा है? रिलेटिव वैल्यू। तो इन दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, समझना, पोटेंशियल एट P विथ रिस्पेक्ट टू नॉट इनफाइनाइट, विथ रिस्पेक्ट टू R। ये था, ये विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट है, ये विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट है, बट अब हम P का पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू R, यानी इस पोजीशन का P का विथ रिस्पेक्ट टू इस पोजीशन के कितना पोटेंशियल है, ज्यादा है या कम है, उसको बोला जाएगा Vp माइनस Vr। ये तो आता है ना पोटेंशियल डिफरेंस P का R के रिस्पेक्ट में, यानी Vp माइनस Vr, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो माइनस के बाद जाता है। यानी आप ऐसा समझिए, इन दो ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं। तो भाई मैंने बोला इसकी हाइट इसके रिस्पेक्ट में, तो आप इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट करोगे, जिसकी फाइंड करनी है उसकी हाइट माइनस जिसके रिस्पेक्ट में करनी है उसकी हाइट। सिमिलरली यहाँ पे यही है, P का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R, तो P का माइनस R का पोटेंशियल, P का पोटेंशियल ये रहा, R का ये रहा, दोनों लिखता हूं। P का लिखा जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू P डॉट dr, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनफाइनाइट टू R P डॉट dr। क्या बच्चों एग्री हो? क्या बच्चों एग्री हो? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल एग्री, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं बात, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू R, मैं इनफाइनाइट टू P की जगह P टू इनफाइनाइट लिखूंगा, तो क्या होगा बताइए? ये एज इट इज रखता हूं, मैंने इनफाइनाइट टू P की जगह क्या लिखे? P टू इनफाइनाइट। तो क्या होगा बेटा? माइनस की जगह मैंने क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्यों? लिमिट चेंज किया है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल अगेन वही दे देता हूं आपको। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसकी 10 है, तो इसकी हाइट इसके रिस्पेक्ट में कितनी? तो इससे ये माप मेजर कर रहे हैं, इससे ये, तो आंसर आया +2। बट उल्टा करें, इसकी हाइट इसके रिस्पेक्ट में कितनी? तो 8 माइनस 10, तो आंसर क्या आएगा? -2। अगर रिस्पेक्ट चेंज कर देते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव कर दिया मैंने आगे, ये नेगेटिव था, उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ कि ना? यस सर। अब यहां पे क्या बनता है ये देखो, यहां पे आपको E डॉट dr को जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है P से इनफाइनाइट, फिर उसी E डॉट dr को आपको जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है इनफाइनाइट टू R। यस, तो आप सीधा ऐसा कर सकते हो, P टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टू R, इनका एडिशन करोगे तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? P टू R, P से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से P, सॉरी इनफाइनाइट से R, इनका एडिशन। समझ में आ रहा है?
इसका एडिशन। तो आंसर क्या आएगा? P2R। सिंपल। यस और नो? समझ रहे हो मेरी बात? आप बेटा सॉरी यहां पे R से P आएगा, R से P। ओह नॉट, रुको 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 रुको, थोड़ा सा मिस्टेक। P2 R ये आएगा, E डॉट DR यही आएगा P2R। यानी आप यहां से मुंबई जा रहे हो, गुजरात से मुंबई अगर मैं जाता हूं, और मुंबई से यानी मैं महाराष्ट्र लेता हूं, चलो गुजरात से महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र से आगे मैं जा रहा हूं तमिलनाडु। तो पहले मैं गया गुजरात से महाराष्ट्र, प्लस फिर मैं गया महाराष्ट्र से तमिलनाडु। तो मैं कहां से कहां गया? गुजरात से तमिलनाडु। क्लियर है ना? P2 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू R, तो भाई P2R हो गया। बट ये जो आंसर आया सही है, बट रियलिटी में हम लोग R के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हमें R से P जाना चाहिए। तो R से P अगर हम कर रहे हैं तो आगे क्या लाना पड़ेगा? माइनस E डॉट DR। क्या बच्चों समझ में आया? कोई नया तरीका नहीं है, सिर्फ स्टेप्स बताई मैंने। क्या आपको बेटा उतरी दिमाग में ये स्टेप्स? हाँ के ना? मैसेज करो, क्या ये स्टेप्स आपके दिमाग में आई सही से? यस बिल्कुल। अच्छा ये याद नहीं रखनी है, ये ना ही एनसीईआरटी में दी गई है, पर मैंने तरीका आपको बताया कि इस तरह से हो रहा है। तो ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। पीडी क्या लिखा जाएगा? समझ में आया बेटा? यानी पोटेंशियल ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर। तो R टू P इंटीग्रेशन करना है, R टू P। समझ में आया? तो यहां पे आपको जो इक्वेशंस अब बन जाएंगे वो आपको देखो कौन कौन से याद रखने हैं। दो ही आप इक्वेशन अभी देखे हैं, एक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, दूसरा है रिलेटिव या पोटेंशियल डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या है? VP लिखा मैंने, तो आप क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट टू P, या उससे पहले W इनफाइनाइट टू P अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट DR। कहां से? इनफाइनाइट से P। बिल्कुल समझ में आया? सेकंड जो हमने देखा है वो रिलेटिव वैल्यू है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यूज करेंगे। ये भी यूज करेंगे, वो भी यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और रिलेटिव वैल्यू। जो लिखा जाएगा VP माइनस VR W R टू P, यहां इनफाइनाइट टू P, यहां R टू P अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू P, यहां पे R से P E डॉट DR। सेम इक्वेशन सेम काम। बोलो समझ में आया? एक और बात आपको याद रख लेनी है, वर्क का इक्वेशन क्या आएगा? तो वर्क का इक्वेशन आएगा Q इंटू V। ये है पोटेंशियल डिफरेंस PD। V लिखा है या डेल्टा V भी आप लिख सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। ये याद रखने का तरीका तो यही है, Q इंटू V, Q इंटू। बोलो समझ में आया? डन। तो यहाँ पे पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बातें जान ली बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।